माननीय अध्यक्ष जी महोदय, पिछले 2 दिन से इस सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय जो गहन चर्चा का है उस पर चर्चा हो रही है। इसके लिए प्रस्ताव प्रतिपक्ष की सम्मानित नेता सुषमा स्वराज जी और दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा आया। प्रश्न ये है कि सदन में चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखे, देश की जनता जान ले किसकी सोच क्या है, किसकी समझ क्या है। यही हमारे प्रजातंत्र की सही माने में शक्ति है। बातें होती हैं, बहस भी होती है, विचारधाराएं अलग हैं, नीति अलग है। कुछ बातें इन्होंने भी कही, कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी, कुछ तीखी थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा एक निवेदन, हम भी अपनी बात कहेंगे जिसमें कटुता नहीं होगी, सच्चाई होगी, प्रयास होगा कि तथ्यों को इस माननीय सदन के समक्ष रखूं। इसीलिए मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष को सुना, जोशी जी को सुना, वासुदेव आचार्य जी को सुना, मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, सबको सुना। सब सम्मानित नेतागण उसमें शामिल, अपने सहयोगियों को सुना, कपिल सिब्बल जी को सुना, बहुजन समाज पार्टी दारा सिंह जी को सुना, और हमारे नौजवान साथी अभी बोले, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रफुल्ल पटेल, हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा बोले, मैं बहुत मुबारक देता हूं। मुझे अब ये बात कहनी है कि ये जो निर्णय हुआ है ये रातों रात का निर्णय नहीं है, ये बरसों से देश में चर्चा का विषय रहा। पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। हमारे 2 मत हो सकते हैं। पृष्ठभूमि ये है कि देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 55 से 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है, अपने परिवार चलाने को, पोषण के लिए, आमदनी के लिए हमारा किसान मेहनत करता है। हम इस बात को सब समझते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। दुनिया में दूसरा दर्जा है भारत का खाद्यान्न के उत्पादन में, दूसरा दर्जा है भारत का फल और सब्जी के उत्पादन में, पहला दर्जा है भारत का दूध के उत्पादन में। यह एक वास्तविकता है, यह इस देश की शक्ति भी है। पर यह भी एक वास्तविकता है कि हमारे पास जो फूड की मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो फसल पैदा होने के बाद जो नुकसान होता है, आंकड़े दिए गए माननीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा, मैंने तुरंत पता कराया। कृषि मंत्री जी जो किसान की नब्ज को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, उनसे भी मैंने सलाह मशवरा किया और मेरे पास जो आंकड़े हैं 2011 के, जो मैं माननीय जोशी जी को भेजूंगा और सभा पटल पर रखूंगा, जो फल और सब्जी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि इस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमी है। माननीय अध्यक्षा जी, जो आंकड़े हैं वो 30 और 35% के बीच में हैं। लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपए महीने का, साल का नुकसान होता है किसान का, केवल फल सब्जी खाद्यान्न के नुकसान से।
वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो 2012 में छपा है आंकड़ा, कि भारत के किसान की जो प्राइस रियलाइजेशन है वो 11 और 15% के बीच में है। इसलिए आपकी सरकार ने भी, हमारी सरकार में भी ये चर्चा हुई। ये बात माननीय सदस्यों ने रखा, नेता प्रतिपक्ष ने रखा, किसकी सोच क्या थी। आपकी भी सोच थी जब आप उस समय थे उधर, हमारी भी सोच थी। ये सही कहा कि परिस्थितियां देखते हुए, रायशुमारी करते हुए राजनीतिक दल अपनी बात में कई बार संशोधन भी कर लेते हैं। बड़ा संशोधन हो तो प्रश्न भी उठता है। आपने प्रश्न ठीक उठाया जब आपने हमसे प्रश्न किया। कपिल जी ने और हमारे साथियों ने जो प्रश्न उठाया वो भी उचित प्रश्न था, क्योंकि हमारा जो विषय था उस समय एक विपक्ष के रूप में था। हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनने के बाद इस विषय पे कभी अपने मैनिफेस्टो में विरोध नहीं किया, सदन में विरोध नहीं किया। आपको अधिकार है। 2002 में जो फैसला था वो ऐसे अचानक नहीं हुआ था। 2000 में चर्चा शुरू हुई देश में। उस समय का कैबिनेट का फैसला मैं आपके सामने रखूंगा। उस कैबिनेट के फैसले के तहत चर्चा शुरू हुई, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ और इसमें लिखा है, माननीय अध्यक्षा जी मुझे अनुमति दें, in compliance with the decision taken by the cabinet in its meeting held on 1st February 2000, a group of ministers consisting of Minister of Finance, Minister of Commerce and Industry, Minister of Communications, Minister of Chemicals and Fertilizers, Minister of External Affairs, and Minister of State with independent charge of the Ministry of Small Scale and Agro and Rural Industries, was constituted to review existing sectoral policies, including FDI in multi-brand retail, and decide necessary changes. Now, the decision was of 2000 February. This note is for the GOM, which was constituted as per the decision. This was a cabinet decision I have quoted. I'll place it on the, because this is a property of the government, I'll place it before the House. Now, November 2001 was the first meeting. I'm not going to go into too much of detail, but read 2-3 small excerpts. The organized retail sector in India only accounts for 2% of total retail sales in the country, as compared to 85% in the USA, 55% in Malaysia, 40% in Thailand, 36% in Brazil, and 10% in China. Then it goes into details how it is going to help in creating an infrastructure and what are the difficulties. There are various reports, study reports of national institutes as well as international organizations that were quoted in this report. Another excerpt worth mentioning, FDI in retail accounts for a substantial share in total FDI flows of many countries. The names of the countries are given. Given the size of Indian consumer market, 10 to 11% of the GDP, and the size of the food industry retail trade sector can easily absorb 4 billion over the next 5 years. It also talks of strong FDI presence in retail sector would act as a driving force in attracting FDI in upstream activities as well, especially in food processing and packaging industries, because many large-scale retail chains also promote their own brands by way of backward integration. And it talks of the potential for FDI in food industry, therefore is very large, and entry of global players in the retail trade sector would to a great extent bridge the gap. There are great references that in this country when organized retail came, this is your note,
when McDonald's and Kentucky Fried Chicken was allowed, this note states that this debate took place in the country. What will happen to Bikaner Wala? What will happen to Haldiram? What will happen to Nathu Sweets? What will happen to Nirulas? मैं अंग्रेजी में वो नोट का उल्लेख किया है। तो ये उस समय भी चिंता का विषय उठा था और अच्छी बात, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सरकार ने मसौदा तैयार करते ध्यान रखा कि हल्दीराम का क्या होगा, बीकानेर वाले का क्या होगा। पर यहां मैकडोनल्ड भी आ गया। अभी भाई दीपेंद्र ने बताया, प्रफुल्ल ने बताया, वो भी मजबूर हुआ आलू की टिक्की बनाने को। हिंदुस्तानियों का स्वाद अपना ही है, कोई बाहर का स्वाद तो हमको नहीं देगा, जैसा खाना चटपटा खाने की आदत है। और हल्दीराम अध्यक्षा जी पूरी दुनिया में पहुंच गया। 34 स्टोर हल्दीराम के यूरोप में खुल गए, उसके बाद 3 लंदन में हैं। मैं बीकानेर वाला क्या हो रहा है? सुनिए, आप बोलिए। अध्यक्षा जी, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, मेरे मित्र उत्तेजित ना हो। एक सरकारी नोट, कैबिनेट नोट को मैंने पढ़ के बताया, उसका उल्लेख किया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं। तो इसलिए दूसरा बीकानेर वाला वो भी 1000 करोड़ का हो गया। 1000 करोड़, 100 करोड़ था। ये बीकानेर वाला की साइट पर जाएं, उसके 85 स्टोर दुनिया में खुल गए। तो अगर दूसरा देश का यहां आया, हमारे लोग बाहर गए, बाहर गए, उन्होंने दुकान खोली। आज अंग्रेज और अमेरिका का नागरिक हल्दीराम की चाट खाता है, बीकानेर वाले की खाता है, नाथू की मिठाई खाता है। क्या है आपत्ति करते हो? और दूसरी बात, जो संगठित, अध्यक्षा जी, जो संगठित रिटेल है, उसका अभी चर्चा हुई कि संगठित रिटेल इस देश में कब आया। और 12 आजमगढ़ का मुस्तफा पूरा सिंगापुर कब्जा किए हुए है। धन्यवाद। तो मुझे ये कहना है कि आपकी ये सारी बातें सोचकर आपने एक निर्णय किया था। आज मुझे मालूम हुआ कि वो निर्णय रुका क्यों। पहले तो हमारे मित्र पूर्व मंत्री, मेरे दशकों से जो सहयोगी रहे, और बड़े दुख के साथ हम कहते हैं कि वो गंभीर रूप से बरसों से अस्वस्थ हैं, दास मुंशी जी का जिक्र आया, इसी सदन में जिक्र आया उस समय के राज्यसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे पंत प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य का। मुझे ये कहना, हमने ये इसलिए उस समय विरोध हुआ है क्योंकि आपने किसी से देश में चर्चा नहीं की थी, ना किसान के संगठन से, ना कंज्यूमर फोरम से, ना छोटे लघु उद्योग से। वो सारी की सारी फाइल मैंने पढ़ी कि क्या कोई सलाह मशवरा हुआ था। सलाह मशवरा नहीं हुआ था। बिना सलाह मशवरे के 100% बिना किसी शर्त के लाना चाहते थे, इसलिए तब विरोध हुआ। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, आप कहते हैं कि चलिए आपने अपना मन बदल लिया, जोशी जी ने भी कहा, और आपका अधिकार है अपना मन बदलना, आप राजनीतिक दल हैं। आपने 2004 में कहा कि हम 26% करेंगे। शायद आपने देखा कि विरोध है, शायद आपने ये भी देखा कि जो आपका समर्थन का क्षेत्र है वो भी इसके विरोध में है, तो आपने उसको 100% से घटा दिया। उसके बाद में विजन डॉक्यूमेंट में अलग बात हुई। आज आप पूरी तरह से विरोध में हैं, ये आपका निर्णय है। हम आपके निर्णय से झगड़ा नहीं करना चाहते, पर मुझे एक चीज कहनी है, अगर आज आपको वो ज्ञान विपक्ष में रहकर मिला, क्यों जो 10 साल पहले सत्ता पक्ष में नहीं था, तो
तो देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आपने बड़े फैसले किए थे उस समय, बड़े फैसले किए थे अध्यक्षा जी। ये बार बार जोर देके वाणिज्य मंत्री जो बात कह रहे हैं, आई हैव नॉट ये यील्डेड। भ्रम की स्थिति पैदा कर नहीं रहे कर रहे हैं। वो नोट ये नहीं कर रहे। नोट बनना You एक can't- बात you है can't go in और record. फैसला करना दूसरी बात है। जी, फैसला कब हुआ? फैसला कब हुआ? ये बता नहीं रहे कि फैसला कब हुआ। हमने उस प्रस्ताव को खारिज किया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी पुष्पा जी का है, जी, reply धन्यवाद। आएगा, पुष्पा जी धन्यवाद, का reply धन्यवाद। आएगा। आप प्लीज बोलिए। मैं यशवंत सिन्हा जी का सम्मान करता हूं। इन्होंने मुझे भी ज्ञान दिया कि इन्होंने विरोध किया। आज यही ज्ञान मुझे भाई शरद यादव जी ने दिया, मुरली मनोहर जोशी जी ने दिया कि इन्होंने कैबिनेट में उसका विरोध किया। जी, तो मुझे एक चीज कहनी है कि एक बात कल नेता प्रतिपक्ष ने कही, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं उसके विषय में बताना। प्रश्न ये हुआ एक गंभीर आरोप का, हवाला दिया गया 7 दिसंबर 2011 का कि 7 दिसंबर 2011 को उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया, पढ़कर सुनाया गया कि सरकार अपने कैबिनेट के फैसले को सस्पेंड करती है, सबसे चर्चा करेगी, सब स्टेक होल्डर से चर्चा करेगी और स्टेक होल्डर्स में राज्य सरकार, स्टेट्स, राजनीतिक दल शामिल है। मेरे वक्तव्य का उल्लेख हुआ, राज्यसभा में मैंने यही वक्तव्य दिया। एक स्पष्टीकरण में मैंने कहा कि कंसल्टेशंस इंक्लूड all the states and does not exclude but include the political parties also. मैं उस पर कायम। अब प्रश्न ये है कि जो कल सुषमा जी ने कहा कि उन्होंने अडवाणी जी से चर्चा करी कि अडवाणी जी, आपकी याददाश्त में कभी पहले देश में हुआ कि सरकार ने सदन को आश्वासन दिया हो और तोड़ा हो? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपकी बात को मानता हूं, अगर ये बात सही है तो बहुत गंभीर आरोप है सरकार पर। वास्तविकता क्या है? 7 दिसंबर के बाद पहला जो फैसला था चर्चा के बाद था, और वो चर्चा 6 जुलाई 2010 को डिस्कशन पेपर जब जारी हुआ तब शुरू हुई, और उसके बाद निर्णय कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की सिफारिशों के बाद जो सरकार के पास थी, जुलाई 2011 से 24 नवंबर 2011 को यह फैसला हुआ था। 7 दिसंबर की बात है, 24 नवंबर के निर्णय के बाद घोर विरोध हुआ, संसद बंद हुई। ठीक कहा, सारे देश को मालूम। मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी, मैंने हर राजनीतिक दल के नेता जो दोनों सदनों में हैं उनको पत्र लिखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वासुदेव आचार्य जी का कि कल आपने इसको स्वीकारा कि वाणिज्य मंत्री ने 3 पेज की चिट्ठी लिखी, हमारी हर आपत्ति का उत्तर देने की कोशिश की, पर हमने उसको नहीं माना। आपकी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने फैसला कर दिया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे पास भेज दी। मैंने उसके बाद भी पत्र लिखकर आग्रह किया कि पुनर्विचार करें, पर मैं मानता हूं आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, आपको मुबारक है, हमारी वो सोच है नहीं। नो, आई हैव सब्सिक्वेंट लेटर, I have subsequent letter, madam. I don't want to join issues with him. Please, nothing else will go in record. Madam, You are madam. not नहीं, अध्यक्षा जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 7 दिसंबर के बाद सरकार ने अधिकृत रूप में एक बार फिर किसानों के संगठनों से बात करी। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय कृषक समाज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मर एसोसिएशन, ऑल इंडिया फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो पुणे बेस्ड संगठन है,
12 किसानों के संगठन को बुलाया गया और उन्होंने जो कहा वो लिखित में हमारे पास है। आज मैं सदन को वो मसौदा देने वाला हूं। उसके बाद दूसरा, उपभोक्ता संगठन, फूड और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, थॉमस जी यहां बैठे हैं, इन्होंने कंज्यूमर फोरम्स को देश के अलग अलग हिस्सों से बुलाया जो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर के संगठन हैं। 17 संगठन आए, सरकार ने बुलाया अपने खर्चे पर, विचार विमर्श किया। सब किसानों के 12 संगठन, 17 कंज्यूमर के संगठन ने लिख कर दिया पक्ष में। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 6 बड़े संगठन देश के बुलाए गए, 6 के 6 ने लिख कर दिया पक्ष में। अब प्रश्न यह है कि मैंने कोई कोताही करी? मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैंने हर सम्मानित मुख्यमंत्री को पत्र भेजा 7 दिसंबर के बाद। और सरकार, सुषमा जी, अडवाणी जी, आप जानते हैं, बड़े हैं आप, कैसे चर्चा करती है केंद्र की सरकार राज्यों से। जो केंद्र सरकार के सचिव होते हैं वो राज्यों के मुख्य सचिवों को भी लिखते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी डीआईपीपी हैं, उन्होंने इस साल जुलाई में भारत के हर राज्य को लिखकर भेजा। 21 राज्यों ने अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 मुख्यमंत्रियों ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजी। अब प्रश्न यह है कि कितने पक्ष में, कितने नहीं। मैंने आपको संगठन बता दिए, किसान बता दिए, उपभोक्ता बता दिए। जो 21 जवाब आए, 21 में से 11 राज्य, कृषि प्रधान राज्य, बागवानी वाले राज्य, उन्होंने इसके पक्ष में पुरजोर मांग करी। 7 राज्य ने विरोध किया। मुझे मालूम है कि यहां यह सवाल उठा और मैं जवाब दूंगा कि 11 और 7 पर 11 बड़े होते हैं, 12 किसान के संगठन भी बड़े होते हैं, 17 कंज्यूमर फोरम भी बड़े होते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के सारे संगठन, स्टेक होल्डर्स में सब शामिल हैं। कई राज्य ऐसे हैं अध्यक्षा जी जिन्होंने लिखकर कहा कि हम इस पर सोच कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगे। वो 3 राज्य थे। अब सवाल यह था कि देश के अंदर एक संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली। अब मैं अगर चंडीगढ़ में गया, तारीख आपको दे देता हूं सदन को, जुलाई महीने में मैं माननीय प्रकाश सिंह बादल जी से मिला, बड़ा सम्मान करता हूं, देश के बहुत बड़े लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। भुवनेश्वर गया, स्वयं मिला जाकर नवीन पटनायक जी से। सही बात है कि उन्होंने इसके पक्ष में बात नहीं की, वो बड़े शालीन हैं। उन्होंने कहा कि आनंद जी, मैंने तो लिखकर विरोध किया था, फिर भी जो आपने कहा हम एक बार फिर सोचेंगे। उनकी सोच नहीं बनी, उनका अधिकार है। मेरी नीतीश कुमार जी से लंबी बात हुई, बहन ममता जी से मेरे को सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया है और वो और मैं सहयोगी रहे हैं। आज से 27 बरस पहले जब मैं भारतीय वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं खुद गया पश्चिम बंगाल, 3 बार मैंने उनसे बात करी, 1 बार बंगाल में, 2 बार दिल्ली में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हमने कहा हम आपका सम्मान करते हैं। इसलिए ये फैसला किया सोच समझकर कि संघीय प्रणाली है, संवैधानिक परंपरा है, संविधान सम्मान करते हुए, क्योंकि हर राज्य को बराबर का अधिकार है, ये निर्णय लागू करना है या नहीं, ये चुनी हुई राज्य की सरकारों पर छोड़ दिया जाए। सरकार ने जो नोटिफाई किया है केवल उन 11 राज्यों के लिए जहां की चुनी हुई सरकार, ठीक कहा दीपेंद्र हुड्डा ने कि हरियाणा का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, आंध्र का फैसला आज के मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार करेगी, जम्मू कश्मीर का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, दिल्ली का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगी, महाराष्ट्र का वहां की सरकार करेगी। कोई चुनी हुई सरकार को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। हम किसी राज्य पर थोप नहीं रहे, केंद्र की यह नीयत नहीं है। हम तो एक सहायक नीति दी है
वो भी सारी चर्चा जो 12 बरस की बताई उसको बताते हुए मेरा बड़ा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने कहा सुषमा जी कि राजनीतिक दल शामिल हैं या नहीं। मैं कहूंगा हां। शायद आपको बात कि 7 दिसंबर के दिन आपकी पार्टी के माननीय अध्यक्ष गडकरी जी ने उस समय के वित्त मंत्री से बात करी, उनके साथ खाना खाया, लंच, वो मुझे नहीं मालूम। लंच के बाद उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू दिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से, और उन्होंने कहा, वो बयान मेरे पास है, उन्होंने कहा कि प्रणब जी से मेरी बात हुई, हमने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हम इसके पक्ष में नहीं, हम इसके विरोध में हैं। सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो का बाद में भी चिट्ठी प्रधानमंत्री को आई, जिसमें एबी वर्धन जी के भी दस्तखत हैं, प्रकाश करात जी के भी हैं, और वो चिट्ठी 4 महीने पहले की है, 4 महीने पहले की। ठीक है, सब वामपंथी दलों ने लिख के भेजा। अब इन्होंने अपना निर्णय कर लिया, ये राजनीतिक दल हैं या नहीं है। ये कहते चर्चा होती रहनी चाहिए, आखिर तक होनी चाहिए। मेरी इसमें थोड़ी असहमति थी, मैं बताऊंगा। अब कहा राजनीतिक दलों से चर्चा हुई या नहीं हुई। मैं प्रकाश सिंह बादल जी को मिला, जैसा मैंने कहा पटनायक जी को मिला, वो अपने अपने दल के अध्यक्ष हैं या नहीं, श्रोमणी अकाली दल के हैं, बीजू जनता दल के हैं, ममता जी तृणमूल कांग्रेस की हैं, और नीतीश कुमार जी जेडीयू के लीडर हैं। अब अगर मैं इस टेक्निकलिटी में जाऊं तो एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है अध्यक्षा जी, कि डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड येट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रेजी। कि अगर एक ही काम को आप बार बार करते रहो और अलग नतीजे की अपेक्षा करो तो आपका कहीं संतुलन गड़बड़ा गया। अब आप सोचिए, जिन बादल जी का मैं इतना सम्मान करता हूं, बुजुर्ग हैं हमारे, मैं उनसे जब चंडीगढ़ में मिला, बड़ी विस्तार से बात हुई, उन्होंने मेरे को खाना भी खिलाया। अब बड़ी बात हुई पंजाब के बारे में। तो अध्यक्षा जी, मेरा बड़ा निवेदन है आपके माध्यम से, मित्रों सुन लो, ये बात मैं सच्ची आपको बता रहा हूं, अक्षर अक्षर सत्य सामने रखता हूं। मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, मेरी सुखबीर जी से बात हुई, मेरे पास उनका पत्र है आपकी सरकार का, आपकी सरकार ने वो पत्र वापस नहीं लिया, और अभी की भी जो परिचर्चा है उसमें जिन सरकारों ने लिखित में विरोध नहीं किया उसमें पंजाब, हिमाचल दोनों बीजेपी की हैं, और गुजरात, ये 3 सरकारों ने आज भी लिखित में विरोध नहीं किया। ये आपको लिए जानना जरूरी है। आप कहते हैं कि केरल में विरोध हुआ, वो ठीक है, जब राज्यों पे छोड़ दिया, उन्होंने अपना निर्णय लिया। अब झगड़ा मत कीजिएगा अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं किया, मैंने तो जो तथ्य है सदन के सामने रखे। तो जब मैंने मुख्यमंत्री बादल जी से बात कर ली या मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से बात कर ली, उसके बाद मैं कहता कि साहब अब आप एक इंटरवल करिए और 15 मिनट के बाद दोबारा मिलूंगा, और फिर मैं कहता कि देखिए अब मैं आपसे मिलने आया हूं श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में और वही बात दोबारा करने आया हूं, तो मैं कैसा, उनको मेरे बारे में चिंता हो जाती। जो मैंने अंग्रेजी की कहावत पढ़ के सुनाई, सोचते मंत्री का संतुलन चला गया। सबसे चर्चा हुई, जो आरोप है वो सही आरोप नहीं है, नहीं होना चाहिए था। अब बात यह है, सुषमा जी ने कहा, बाद में सुषमा जी ने मुझे कहा कि चेंज क्या हुई 2011 की नीति और 2012 की। आपने बात ठीक पूछी कि राज्यों पर तो आपने पहले भी छोड़ा था। सुषमा जी, राज्यों पर छोड़ा था, वो एक
इम्प्लाइड था कि राज्य ट्रेड लाइसेंस देती है, राज्य दुकान खोलने का लाइसेंस देती है। यही हमारा 2011 का वक्तव्य है। कैबिनेट नोट में इम्प्लाइड, इस बार इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जो कहें वो है। पहला पैराग्राफ ये है कि राज्यों का फैसला होगा। ये बड़ा फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क मैं बताना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मेरा जन्म जहां हुआ वहां की चर्चा कर। अब बहन सुषमा जी भी यूपी से, मध्य प्रदेश, सब जगह हुआ है माला के बाद। मेरा भी वो अधिकार है, देश तो सबका है। अब ये दूसरी बात हुई, कश्मीर के मुख्यमंत्री ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझसे एक बात कही, और तरुण गोगोई जी असम के, मैं भूल गया था। उन्होंने कहा कि आनंद जी, केंद्र की सरकार ये नीति लाएगी और हमको वंचित करेगी। हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, हमारे बागबानों का क्या होगा? आप उनके लिए क्या करेंगे अगर आप केवल 10 लाख से ऊपर की आबादी के शहर में खोलेंगे? तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करी, कैबिनेट में चर्चा हुई, और हमने स्पेशल डिस्पेंसेशन कर दिया इसमें स्मॉल स्टेट्स पे, क्योंकि राज्यों पे छोड़ा है, वो निर्णय अपना स्वयं करें। ये दोनों फर्क है पिछली नीति और इस नीति में, मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैंने बात सदन में रखी, कई बातें और हुई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। कल मेरे योग्य साथी कपिल जी ने कुछ उत्तर दिया, पर एक बात जो मैंने सारी बात सामने रखी कि हमने कहा था कंसेंसस का मतलब आम सहमति। कंसेंसस का मतलब अध्यक्षा जी सर्वसम्मति नहीं होता, जो मेरी, जहां तक मेरे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है। और अगर सर्वसम्मति की इंतजार हो तब तो फिर समाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि तो कभी मानेंगे नहीं और हम बैठे रहेंगे। ये तो ऐसा हो नहीं सकता। I had said there should not be any confusion between consensus and unanimity, because if you have to wait for unanimity, you wait till eternity. We never wanted to wait. अब कई यहाँ पे बात हुई प्रेडेटरी प्राइसिंग की, मेरे साथियों ने भी उत्तर दिया। हमारे यहाँ कंपटीशन का कानून है, कंपटीशन कमीशन है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये नहीं कि एकदम से भाव गिरा देगा। मुलायम सिंह जी को भी चिंता थी और सही चिंता थी, गिरा देगा, छोटी कारोबार बंद हो जाएगा, किसान बेचेगा, फिर एकदम से बढ़ा देगा। ये नहीं हो सकता, हमारे देश का कानून अनुमति नहीं देता। हमने शर्त लगाई है अध्यक्षा जी, अध्यक्षा जी, अब प्रश्न ये है कि हमने शर्त क्या लगाई, हमारी सोच कैसे अलग है। हमारी नीति शुद्ध रूप में भारतीय नीति है। हमने अपनी जमीन की हकीकत को समझा है, तभी कहा है कि अगर $100 मिलियन से कम का निवेश नहीं होगा, FIPB स्क्रूटनी करेगी, 50% गांव में लगेगा, 30% ये नहीं कि करेगा या नहीं करेगा, वो तो बिजनेस का जो प्रपोजल आता है FIPB स्क्रूटनी करता है, अनुमति नहीं मिलेगी अगर 30% लोकल सोर्सिंग नहीं होगी। सुषमा जी ने कहा, अब आपकी मैं जानकारी के लिए, कि केवल 30%, बाकी 70% चीन से आएगा, बाहर से आएगा। हमने कहा मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कहा, और वो भी MSME से कहा, ये नहीं कहा कि बाकी का। भाई देश में मध्यम उद्योग भी है, देश में क्लस्टर्स भी हैं, बुनकरों के क्लस्टर हैं, आर्टिजन्स के क्लस्टर्स हैं, वहाँ से ऑलरेडी सोर्सिंग हो रहा है, सिंगल ब्रांड रिटेलर्स का, मल्टी ब्रांड रिटेलर्स का। हवाला दिया चीन से इतने का सोर्सिंग है, तो अगर आज भारत से 1.5 बिलियन का है, भारत का भी चीन से बढ़ जाएगा, पर हमारे किसान का खरीदेगा, जो देश में बिकेगा देश में, जो देश में नहीं बिक पाएगा वो दुनिया के बाजार में जाएगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, हमारे बेटे बेटियां रोजगार मिलेगा।
इसमें किसको आपत्ति है? मेरे पास माननीय मंत्री जी केवल प्रत्याशी के नेता की बात को नोटिस में आप ले रहे हैं। आपकी बात पे आ रहा हूं। नहीं, मैंने मुलायम सिंह जी का जिक्र किया। इसलिए हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। नहीं, ज़्यादा सही। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, एक प्रश्न उठा कि जो आप 30% लोकल सोर्सिंग करते हैं वो WTO एग्रीमेंट के खिलाफ है। कल ये बात रखी गई 30% सोर्सिंग हमारे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो जो देश में आएगा वो पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट आएगा। पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट का माने जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत आएगा, और ये प्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी है। पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट नेशनल ट्रीटमेंट की बात आती है, प्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती। ये सॉवरेन अधिकार है हर राज्य का जो हमने अख्तियार किया है। उसी तरह से बात आई। Let's have order in the house. Let's have order in the house, please. Please. जैसे शांत हो जाइए। क्या हो गया? अब शांत। देखिए, रिप्लाई सुनिए। बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। क्या बोल रहे हैं अचानक? जी बैठिए। Nothing will go in regard. Sit down. Just sit down. माननीय अध्यक्षा जी, मेरा आपके माध्यम से फिर विनम्र निवेदन है नेता प्रतिपक्ष से कि मैं अपनी बात पूरी करूं। मेरा ये कर्तव्य है कि जो बात कही गई है सदन में मैं उसका उत्तर दे सकूं। तो एक बात कही गई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस की। छोटे दुकानदार की माननीय मुलायम सिंह जी ने जिक्र किया, खुदरा व्यापार का सुषमा जी ने जिक्र किया, दूसरे हमारे सम्मानित शरद यादव जी ने जिक्र किया कि 25 करोड़ लोग जुड़े हैं। आपने 12 करोड़ कहा। सही है कि अगर आज 2011 के आंकड़े भी मैं मानकर चलूं, 4 करोड़ परिवार, 4 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में हैं। 4 करोड़ का मतलब मुलायम सिंह जी ने कहा कि 5 परिवार के सदस्य होंगे, 4 होंगे, हम मानते हैं बिल्कुल। पर प्रश्न ये है कि हमको उदाहरण अमेरिका का नहीं देखना कि वहाँ खुदरा व्यापार क्या है। वो तो आपने अपने कागज़ में कैबिनेट के लिए मसौदे में लिखा हुआ है। यूके में कितना है? भारत में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के बाद केवल 4%। 4% भारत में सन 2011 में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का हिस्सा है।
93.7 खुदरा व्यापार में जो हिस्सा है वो हिस्सा है छोटे खुदरा व्यापारी का, वो हिस्सा है स्मॉल रिटेलर का। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आप काहे ईयू की स्टडी पढ़ती हैं? 2011 की स्टडी है। दो प्रमुख अर्थशास्त्री जो दोनों भारतीय हैं दुनिया में, जिनका नाम है जगदीश भगवती और राजीव कोहली। अब इन्होंने 2011 में भारतीय रिटेल पर, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया इश्यूज एंड आउटलुक, उस पर लिखा है और ये जानना आवश्यक है। इसका पन्ना नंबर 6 पर मैं आई वुड लाइक टू कोट मैडम विद योर परमिशन। First, total retail sales increased by approximately 70% between 2004 and 2009, from US dollars 294 billion to 496 billion. Second, sales grew over this period by about 43% for retailers in the formal sector and about 97% for retailers in the informal sector. Thus, from 2004 to 2009, retail sales grew almost twice as fast as in the normal sector, as in the formal sector. 7% increase in organized, almost 15% in unorganized. तो इस चीज को बताना जरूरी है। तो ये डर फैलाना कि छोटा खुदरा व्यापारी कहां जाएगा, अगर 12 साल में नहीं गया जब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आ गया, तो भारत की स्टडी को पढ़ लें, ब्रसेल्स की स्टडी ना पढ़ें, उसका नुकसान नहीं होगा। जैसा आपका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। मैं भी एक छोटे शहर में पैदा हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार में। शिमला में हम भी जाते थे, जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हमारी माँ बोलती थी खरीद कर लाओ, सब्जी लाओ। मैं खुद, मेरा छोटा भाई, हम थैले में लेकर आते थे, पिताजी के साथ सब्जी खरीदने जाते थे। हम ये कहीं ऊपर से नहीं आए, इसी ज़मीन से जुड़े हैं, यहीं की पैदावार। हम भी समझते हैं अपने देश को, हमको कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि हम भारत को समझते हैं या नहीं। हम एक छोटे व्यापार की समस्या को समझते हैं या नहीं। वो सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है, जैसा कहा गया कि बड़ा दुकान कहाँ खुलेगा, केवल बड़े शहरों में। उनको 1-1 लाख स्क्वायर फुट जगह चाहिए। वो आपके पड़ोस की दुकान को मुलायम सिंह जी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज भी आप और हम अपने घर में गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास जो लोग कर्मचारी काम करते हैं, उनको कहते हैं जाकर सामान ले आओ। वो कोई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर से नहीं लाता, वो देगा भी नहीं, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में जो छोटा दुकानदार आपको देगा, कर्जा दे देगा। छोटा दुकानदार आपको आधी डबल रोटी देगा। छोटा दुकानदार आपको 4 अंडे 2 अंडे भी देगा, कर्जा भी दे देगा, महीने के बाद ले लेगा। बच्चा जाके जाएगा, लाला जी ये दे दो, वो कापी में लिख लेगा, महीने के बाद पिताजी से मांग लेगा। तो ये डर मत फैलाइए। ये भी कहा गया, कल बहुत बड़ी बात हुई, मैं सदन का चंद मिनट और लूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण है दो बात मैं जरूर कहूंगा, 2 बात जरूर। पहली बात, बड़े अहम फैसले हुए, हर सरकार फैसला करती है। बार बार अमेरिका का हवाला हुआ, बार बार टीका टिप्पणी हुई, बार बार कटाक्ष हुआ। मैं बहस में नहीं जाता, पर मेरे पास सन 2000 का कागज है, और कागज किसी ने नहीं दिया, सरकार की संपत्ति है। वो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव थे, जिनका नाम आपने लिया, मैं कभी नाम नहीं लेता, दूसरे सदन के सदस्य हैं, आपत्ति मत कीजिए, आपने नाम लिया था NK सिंह जी का। ये चिट्ठी है अगस्त 26, 2000 की। सेक्रेटरी DIPP का पत्र है NK सिंह जी को कि जो आपने हमसे ब्यौरा मंगाया है, हम उसको भेज रहे हैं। और ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर का निर्णय है
कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में बता दिया जाए। उनकी अमेरिका के दौरे से पहले और शुरू होता है, प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट यूएसए शॉर्टली in order to review investor interest in India, as also to send signals regarding the continuing reforms process in India. PM may wish to make some announcements regarding the FDI policy. अब उसमें है कि FDI up to 100% be permitted through automatic route in multi-brand retail. FDI be permitted 100% in defense. FDI 100% in pharmaceutical. 100% in एयरपोर्ट्स। मैं सभा पटल पर रखूंगा, मैं सभा पटल पर रखूंगा, मैं सभा पटल पर रखूंगा। जी जी, मुबारक है। मुझे अध्यक्षा जी, व्यवधान न हो तो उचित है। हमको बचपन में एक चीज बताई गई थी कि जो हकीम खुराक देता है कड़वी होती है तो असरदार होती है, सच्चाई भी कड़वी होती है, मान लीजिए। हमने आपकी बात सुनी, आप हमारी सुने। कल सुषमा जी ने एक बात और कही, मैं धन्यवाद देता हूं, आपका धन्यवाद दूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ जाना चाहती हैं पूरे दुनिया के देशों में, चाहे वॉशिंगटन हो, लंदन हो, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इन्वेस्टर्स को भारत आने को कहेंगी। अब पहले कहा कि ये निर्णय जो हुआ है, ये निर्णय प्रभावित निर्णय है। आपके शब्द, इससे भ्रष्टाचार की बदबू आती है। सुषमा जी, ऐसी बात ना करें तो अच्छा है। आप विरोध करें, पर ऐसी गंभीर बात मत करें। वॉलमार्ट अकेला नहीं है इन्वेस्टर, दुनिया में टेस्को, सेन्सबरी, कारफोर और जो आना चाहते हैं उनको क्यों डरा के भगा रहे हैं? और अगर आपको प्रधानमंत्री जी ने मेरे से सलाह मशवरा नहीं किया, ये उनका विशेषाधिकार है। अगर वो आपको लेकर जाएंगे, अगर आपको लेकर जाएंगे तो क्या चमत्कार होगा कि जो यहाँ पर 2 साल से चर्चा हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं, जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हर नंबर के आगे 10 सिफर और लगाते हैं, यूं ही घबरा कर भाग रहे हैं निवेश करने वाले, आप जाएंगे और डराएंगे। पहले अपने विचार बदलें, फिर प्रधानमंत्री जी आपको साथ लेकर आए, देश और दुनिया यहाँ आए, हमारे लोग बाहर जाएं, कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े। मेरा अंत में आपको धन्य ज्ञापन करते हुए, बातें और बहुत थी, धन्य ज्ञापन करते हुए मुझे एक चीज कहनी है। ये अंतिम बात है कि इस देश के अंदर जब बड़ा फैसला हुआ है, शोर हुआ है, विरोध हुआ है। 1985 में भारत बंद हुआ था, तब भी बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट एक साथ आ गए। 1991 में उदारीकरण की बात हुई, बॉम्बे क्लब बना, कहा देश का उद्योग खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? प्रफुल्ल पटेल ने जिक्र किया, टाटा ने जाकर कोरस्कील खरीद लिया, लैंड रोवर जगुआर खरीद लिया, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको यही विनम्र निवेदन करता हूं, थोड़ा संयम से सोचें और इस अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, वरना मेरा सदन से आपके माध्यम से आग्रह है, सदन इस प्रस्ताव को खारिज करे।